हेलो, नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम तरुण गोयल है और मैं 2022 बैच का आईपीएस अधिकारी हूँ। सो आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की जितने भी क्रिमिनल लॉज को लेकर जो जजमेंट्स आई हैं और जो पुलिस के काम के लिए रेलेवेंट है, आज हम उस पर एक सेशन करेंगे। सो द मिशन इज दिस दैट we in policing needs to remain ourselves updated about what the Honorable Supreme Court is saying regarding the criminal law, how the criminal law jurisprudence is evolving, and what our respective High Court is saying in our own jurisdiction. So, since it gets difficult and onerous at times to keep ourselves updated for whatever is happening in the criminal law field, so for this purpose, since we happen to read all what Supreme Court is saying, so we thought why not to create a video about it. So it would be a sort of legal bulletin, so it would be a sort of a bulletin where we would try that bi-monthly or monthly we can come up with whatever exhaustive judgment Supreme Court has passed and what and to the extent they are relevant for the work of police. So that would be our motive. That would be our purpose of going ahead with this task. So today we have picked up Supreme Court's judgment for November 2023. तो नवंबर 2023 में, और हम इसमें हिंदी भाषा में ज्यादा बात करेंगे, तो नवंबर 2023 में जितनी भी जजमेंट पास की है सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल लॉ को लेकर, हम वो आज सारी डिस्कस करेंगे जो भी पुलिस के काम के लिए रेलेवेंट है। तो ये जज जो सेशन है ये पुलिस के काम के लिहाज से बनाया गया है कि हमें एज अ पुलिस ऑफिसर्स, एज पुलिस आईओज, एज पुलिस इन्वेस्टिगेटिव पीपल, कांस्टेबल्स से लेकर के जितने भी लोग हैं, तो उन सबको जो भी क्रिमिनल लॉ के बारे में जानना चाहिए जो नवंबर 2023 में अपडेट हुई है, हम उस पर बात करेंगे। तो इसमें हमने आज सारा के सारा उसको लिया है और उस पर हम चर्चा शुरू करते हैं। तो अभी आप आगे स्क्रीन देखेंगे कि यस। सो अभी हम देखेंगे कि ये लाइव लॉ से हमने लिया है। तो लाइव लॉ का अगर हम प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले तो उसमें हम सारी की सारी जजमेंट देख सकते हैं। तो उनका हर महीने एक बुलेटिन आता है, उसमें जितने भी जजमेंट्स हैं वो आपको सारी की सारी मिल जाएगी। तो इसमें हमने नवंबर 2023 को हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। सो दिस इज मंथली राउंड अप नवंबर 2023। इस पे सुप्रीम कोर्ट की सिविल और क्रिमिनल दोनों जजमेंट है, हम क्रिमिनल जजमेंट से फोकस करेंगे। तो ये हमने कंबाइंड पीडीएफ बना दी है, 82 पेजेस की है, और जो जजमेंट ज्यादा काम की है उसको हम डिटेल में भी देखेंगे। तो जितने भी चीजें हमारे पुलिस की काम की है वो मैंने हाईलाइट कर दी है, उसमें हम इसको देखते हुए चलेंगे। पहला यह कि इफ ट्रायल इज डिलेड फॉर नो फॉल्ट ऑफ एक्यूज, कोर्ट मस्ट कंसीडर ग्रांट ऑफ बेल। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर ट्रायल के प्रोसेस में देरी हो रही है और एक्यूज की उसमें कोई गलती नहीं है, तो उसको बेल देने को कोर्ट को जरूर कंसीडर करना चाहिए। तो प्लीज ध्यान रखिए कि अगर हम पुलिस के काम में हैं और हमारी तरफ से ट्रायल में बहुत ज्यादा डिले ना हो, नहीं तो जो कोर्ट है वो बेल को थोड़ा ज्यादा फेवरेबली कंसीडर करेगा। तो इसीलिए एज पुलिस, एज आर प्रोसिक्यूशन, वी शुड ऑलवेज बी वेरी वेरी केयरफुल दैट वी आर नॉट doing anything which is leading to delay of trial, because right to speedy trial is a fundamental right under article 21 of the constitution, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो इसीलिए ट्रायल के प्रोसेस में हमारी तरफ से अनड्यू डिले नहीं होना चाहिए। दूसरा जजमेंट देखते हैं। सेकंड पिटीशन अंडर सेक्शन 482 ऑन ग्राउंड्स अवेलेबल एट द टाइम ऑफ फर्स्ट पिटीशन इज नॉट मेंटेनेबल, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जैसे आप जानते हैं कि 482 सीआरपीसी जो सेक्शन है उसमें हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर्स का जिक्र है। तो हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर्स किस चीज को लेकर है 482 सीआरपीसी में? वो पहला है गिविंग इफेक्ट टू ऑर्डर्स इन सीआरपीसी। आप जानते हैं कि हाई कोर्ट सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में किसी भी ऑर्डर को इफेक्ट देने के लिए, कोई भी ऑर्डर पास करने के लिए सक्षम है। दूसरा है अब्यूज ऑफ प्रोसेस बाय एनी कोड ऑफ लॉ। तो सीआरपीसी के तहत अगर कोई भी प्रोसेस किया जा रहा है, जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स प्रोसेस कर रही हैं, उसके कोई प्रोसेस का अब्यूज हो रहा है, तो उसको भी हाई कोर्ट 482 सेक्शन की इनहेरेंट पावर्स को यूज करके रोक सकता है। तीसरा जो सुप्रीम हाई कोर्ट को पावर है वो ये है that it can do anything for securing the ends of justice। तो securing the ends of justice के लिए हाई कोर्ट को ये पावर है कि 482 के तहत कोई भी जो ऑर्डर है वो पास कर सके। तो इसमें क्या हुआ है, जो ये पर्टिकुलर जो केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, इसमें एक अधिकारी है जिनके ऊपर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का मसला चल रहा है।
अंडर सेक्शन 7 एंड सेक्शन नंबर 13। तो उसमें क्या हुआ कि उनको, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के लिए कार्रवाई शुरू करने के लिए आपको एक प्रोसिक्यूशन सैंक्शन की जरूरत पड़ती है। तो इस केस में क्या हुआ कि जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी थी उसने प्रोसिक्यूशन सैंक्शन भी उसको मिल गया सरकार से, और उन्होंने चार्जशीट भी फाइल कर दी। तो उस वक्त क्या हुआ कि जो उस वक्त जो एक्यूज थे वो 482 सीआरपीसी की पावर्स को यूज करके हाई कोर्ट में गए और कहा कि मुझे जो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन मिला है वो गलत तरीके से मिला है, इसलिए उसको कैंसिल किया जाए। तो उस वक्त हाई कोर्ट ने उनकी बात नहीं मानी। उसके बाद वो दोबारा हाई कोर्ट में गए 482 को यूज करके और कहा कि जो चार्जशीट फाइल हुई है इसको भी कैंसिल कर दिया जाए। तो उसके वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अगर 482 में आप कोई मसला लेकर के गए हैं, और उस वक्त वो दोनों ही मसले थे, मतलब जब आप पहली बार पिटीशन फाइल कर रहे थे तब तक चार्जशीट रेडी हो चुकी थी, तो आप उसी वक्त चार्जशीट को भी चैलेंज कर सकते थे, प्रोसिक्यूशन सैंक्शन को भी कर सकते थे। तो बार बार ये जो आप अगर ग्राउंड उस वक्त भी अवेलेबल थे तो आप बार बार अलग अलग टाइम पर पिटीशन नहीं लगा सकते 482 सीआरपीसी में, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो इस जजमेंट में यही था। आगे हम चलते हैं। अगला जजमेंट है, while conviction in a rape case can be based solely on the testimony of the prosecutrix, the court said the caution and diligence must be exercised in evaluating her statement. तो इसमें उन्होंने क्या कहा कि जब रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बोला है कि अगर मान लीजिए कि जो प्रोसिक्यूट्रिक्स है, जो विक्टिम है, जो उन, और आपके पास कोई विटनेस नहीं है, और अगर उनकी टेस्टिमनी बिल्कुल स्टेलर विटनेस है, उनकी टेस्टिमनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोर्ट को उनकी टेस्टिमनी पर पूरा भरोसा है तो उनकी टेस्टिमनी के ही आधार पर, केवल और केवल उनकी टेस्टिमनी के ही आधार पर सजा दी जा सकती है, उसको गिल्टी माना जा सकता है। लेकिन ये तभी हो सकता है कि जब उसमें कोई भी कोर्ट को मानने में बाधा ना हो। अब इस केस में क्या हुआ, कोर्ट ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि पहली बात तो उन्होंने इस जजमेंट में बोला था, दिस इज स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह, कि अगर प्रोसिक्यूट्रिक्स का एविडेंस बिल्कुल अच्छा है, इट इंस्पायर्स कॉन्फिडेंस, देन यू कैन इवन रिलाई ऑन दैट विदाउट कोरोबोरेशन, तो उसको कोरोबोरेशन की जरूरत नहीं है, कोर्ट कैन रिलाई ऑन द सोल टेस्टिमनी ऑफ द प्रोसिक्यूट्रिक्स, अनलेस, फिर एक और जजमेंट था, ये सदाशिव रामाराव का जजमेंट है, अनलेस इट इज हाईली इम्प्रोबेबल, अगर ऐसा होना जो विक्टिम बता रही है उसकी वर्जन अगर हाईली इम्प्रोबेबल है, ओनली देन यू कास्ट डाउट ऑन द टेस्टिमनी ऑफ द विक्टिम। तो इसमें इसमें क्या हुआ कि जो इसमें ये रेप का मसला था, और ये वाला जो पर्टिकुलर केस है, और उस वक्त जो है एज ऑफ कंसेंट जो थी वो 16 ईयर्स हुआ करती थी जब का ये मसला है। आज आप जानते हैं एज ऑफ कंसेंट हमारे इंडियन पिनल कोड में 18 ईयर्स है। तो इसमें क्या हुआ, उस वक्त उस पूरा के पूरा जो केस था इस बात पर टिका हुआ था कि एज ऑफ विक्टिम क्या है। तो एज को लेके सवाल था कि कहीं पर उसकी एज थी 17 ईयर्स, कहीं पर उसकी थी 15 और 16 के बीच में। तो इसमें क्या हुआ कि उन्होंने स्कूल रजिस्ट्रेशन पे रिलाई किया, स्कूल रजिस्ट्रार। तो उन्होंने ये कहा कि एज को लेकर जब कंफ्यूजन हुई तो स्कूल रजिस्ट्रार को पहली बात, स्कूल रजिस्ट्रार पे अगर आप रिलाई कर रहे हैं तो रजिस्ट्रार को आकर टेस्टिमनी देनी चाहिए थी, वो इस केस में नहीं हुई। अगर वो नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि तो बोन ओसिफिकेशन टेस्ट करवाना चाहिए था। तो आप ध्यान दीजिए कि अगर एज डिटरमाइन करनी हो तो बोन ओसिफिकेशन टेस्ट इज अ, कोर्ट उसको कंसीडर करती है, रिलायबल भी मानती है, तो बोन ओसिफिकेशन टेस्ट कराना चाहिए था, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। आगे हम देखते हैं, ये आगे किसी दिन हम ये टॉपिक डिटेल में देखेंगे, दिसंबर को लेके इस पे काफी जजमेंट है, मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स, तो हम इसको अभी छोड़ रहे हैं, क्योंकि जो मोटर व्हीकल एक्ट का जो एमेंडेड वर्जन है और मोटर व्हीकल रूल्स 2022 उसके तहत जो क्लेम्स का प्रोसेस है वो काफी इंटरेस्टिंग है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने काफी गाइडलाइंस दी है पुलिस को, जिसके तहत आपको फर्स्ट एक्सीडेंट रिपोर्ट ये सब फाइल करना होता है। तो इसको हम अगले वीडियो में डिटेल में देखेंगे। फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी वो सिंपल सी है कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम में उन्होंने ये जजमेंट दी है, insurance company cannot claim that it is not liable to pay compensation in motor vehicle accident claim just because the vehicle owner did not verify the genuineness of DL of the driving employed. Burden is on the insurance company to prove that there was a failure on the part of vehicle owner in carrying out due diligence with regard to the driver's license of the drivers employed. तो बेसिकली उन्होंने यही बोला है कि इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने से इस वक्त इस वजह से सिर्फ मना नहीं कर सकती कि व्हीकल ओनर ने ड्राइविंग लाइसेंस जो था ड्राइवर का उसको जेन्युइननेस को वेरीफाई नहीं किया, तो ये कहकर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने से मना नहीं कर सकती। तो एक ऐसा केस सुप्रीम कोर्ट के पास था। अगला जजमेंट अगर हम देखते हैं तो वो ये है, विटनेस इज नॉट डिस्क्रेडिटेड बाय मियर कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन टेस्टिमनी एंड स्टेटमेंट गिवन टू द पुलिस। तो उसमें उन्होंने ये बोला है कि जो
जो विटनेस है, विटनेस ने पुलिस को एक स्टेटमेंट दिया और फिर उसने कोर्ट के सामने टेस्टिफाई किया, अगर उसमें थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे विटनेस की टेस्टिमनी को ही डिस्क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये लाइन बोली है, इसको रीड कर सकते हैं। नो डाउट दैट द स्टेटमेंट गिवन बिफोर पुलिस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अंडर 161 आर प्रीवियस स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 145 ऑफ द एविडेंस एक्ट and therefore can be used for cross examination of a witness, but it is only for a limited purpose to contradict such a witness. Even if the defense is successful in contradicting a witness, it would not always mean that the contradiction in her two statements would result in totally discrediting this witness. The contradictions in the two statements may or may not be sufficient to discredit a witness. Section 145 read with 155 of the Evidence Act has to be carefully applied in a given case. तो उन्होंने ये बोला है कि देखिए पुलिस जो है वो 161 सीआरपीसी में स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है। आपको पता है कि पुलिस के सामने जो ये स्टेटमेंट्स है, ये को सिग्नेचर लेना इस पे अलाउड नहीं है 162 सीआरपीसी। तो इसका यूसेज क्या है? इसका यूसेज इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 145 में लिखा है कि इन सारी स्टेटमेंट्स को प्रीवियस स्टेटमेंट्स माना जाएगा और इसको कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए यूज किया जाएगा। तो इसको डिफेंस का जो वकील है वो कॉन्ट्रडिक्शन करने के लिए यूज करेगा। तो वो कह रहा है कि अगर उसने उसकी स्टेटमेंट जो है अगर वो कॉन्ट्रडिक्ट कर भी दी, इसका मतलब ये नहीं है कि ऑटोमेटिकली उसकी टेस्टिमनी अनरिलायबल हो जाएगी। इट डिपेंड्स कि कितना ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन है, किस तरह का कॉन्ट्रडिक्शन है। अगला जजमेंट, ग्रांट ऑफ बेल कैन नॉट बी मेड डिपेंडेंट ऑन सरेंडर ऑफ को एक्यूज्ड। अगर मान लीजिए कि एक केस में दो को एक्यूज्ड हैं, ए और बी, तो कोर्ट ने बोला कि अगर आप ए को बेल दे रहे हैं तो ए की बेल कंडीशन कोर्ट ये नहीं लगा सकता कि बी को सरेंडर करवाओ। ठीक है, ए और बी दोनों को एक्यूज थे, दोनों ने मिलकर क्राइम किया, तो ए की बेल दे दे वक्त कोर्ट ये नहीं कह सकता कि मैं ए को बेल तभी दूंगा जब बेल कंडीशन ये होगी कि बी भी सरेंडर कर दे। तो दिस काइंड ऑफ कंडीशन कैन नॉट बी इम्पोज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग। नाउ द नेक्स्ट जजमेंट, सेक्शन 372 सीआरपीसी बार नॉट एप्लीकेबल टू बेल ऑर्डर्स। बेसिकली इट सेज दैट which section 362 जो CRPC का है, it prohibits modification of a judgment or final order, but it is not applicable on refusal of bail. So basically if a court had given refusal of bail, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने इस ऑर्डर को रिवाइज नहीं कर सकता। नो, बिकॉज 362 CRPC is not applicable on refusal of bail orders. That is what Supreme Court is saying. Now the next judgment, murder trial. Exception 4 to section 300 IPC is not applicable if the accused took undue advantage of the situation. तो ये केस जो था, ये केस ऐसा था कि इसमें एक महिला की हत्या कर दी गई थी उसके पति के द्वारा। उस पर धारा 302 और 498A 498A दैट इज द क्रूअल्टी, उसके तहत मामला दर्ज था। उसमें क्या हुआ था कि दोनों में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता था। तो वाइफ में और हस्बैंड में जब एक दिन बहुत ज्यादा झगड़ा हो गया तो वाइफ ने अपने ऊपर केरोसिन का तेल छिड़क लिया। तो हस्बैंड ने क्या गुस्से में आकर एक माचिस की तीली जला दी और उसके ऊपर फेंक दी, जिससे उसकी जलकर मौत हो गई। और ये प्रूफ भी हो गया कि उसकी मौत उससे हुई है। तो कल्पेबल होमिसाइड तो था ही था, बट जो डिफेंस है, डिफेंस का आर्ग्यूमेंट ये था कि ये सडन फाइट में हुआ है। तो इसीलिए जो एक्सेप्शन है सेक्शन 300 की कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, उसका यूज किया जाए। बट सुप्रीम कोर्ट से नो, बिकॉज एक्सेप्शन होने के लिए ये वाले इंग्रेडिएंट नेसेसरी है कि सडन फाइट या क्वेरल हुआ, नंबर वन, विदाउट एनी प्री मेडिटेशन, पहले से कोई इंटेंशन नहीं था कि उसकी हत्या करनी है, नंबर थ्री, इट वाज हीट ऑफ पैशन। तो ये सारी कंडीशन भले ही सेटिस्फाई हो रही है इस केस में। देयर वाज सडन फाइट, देयर वाज नो प्री मेडिटेटेड प्लान टू किल द वुमेन, देयर वाज हीट ऑफ पैशन, यस, बट there is also requirement that it was done without taking undue advantage and without doing any cruel or unusual manner. तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बार ये बोला कि क्योंकि वाइफ ने अपने ऊपर केरोसिन छिड़क लिया था और उसने उसका अनड्यू एडवांटेज लिया और उसके ऊपर माचिस की तीली फेंक कर उसको जला डाला, तो अनड्यू एडवांटेज क्योंकि आपने लिया तो आपको एक्सेप्शन नहीं मिलेगी, एंड इट वाज ट्रीटेड एज मर्डर एंड द पर्सन वाज पनिश्ड। सो दैट वाज द जजमेंट। नाउ द नेक्स्ट जजमेंट, accused cannot be given opportunity to explain before filing of the final report. स्ट्रेंज हाई कोर्ट ऑर्डर। तो एक ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्या किया है कि उन्होंने फाइनल रिपोर्ट पुलिस के फाइल करने से पहले पुलिस को ये निर्देश दिया कि आप एक्यूज को बुलाइए और उसको अपॉर्चुनिटी दीजिए, अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसा तो कोई प्रावधान सीआरपीसी में नहीं है, तो उन्होंने इस ऑर्डर को खारिज किया। आगे देखिए, डीएक्टिवेटेड मोबाइल नंबर इज नॉट असाइंड टू न्यू यूजर फॉर 90 डेज। ट्राई टेल सुप्रीम कोर्ट व्हाट्सएप डेटा रिमूव्ड व्हेन अकाउंट इनएक्टिव फॉर 45 डेज। तो ये बस एक जानकारी के लिए हमें पता होना चाहिए कि जैसे ही अगर मान लीजिए कोई सिम डीएक्टिवेट हो जाती है या फिर 90 दिन तक यूज नहीं हुई है, 90 दिन तक उसको किसी दूसरे पर्सन को असाइन नहीं किया जाता है, बट 90 दिन के बाद उसको असाइन किया जा सकता है। और व्हाट्सएप की ये पॉलिसी है फिलहाल कि 45 डेज तक वो पर्सन का डेटा रखते हैं। अगर मान लीजिए कि एक मोबाइल में जिसमें आप व्हाट्सएप चलाते थे
उसमें आपको व्हाट्सएप को यूज नहीं हुआ है बहुत टाइम से, और आप जब दूसरे फोन में 45 डेज के बाद डालेंगे तो आपका डेटा डिलीट हो चुका होगा, तो 45 डेज तक व्हाट्सएप वेट करता है. So this info may be used while you investigate some mobile-related crimes. Now the next judgment. For conviction under 149 IPC, no overt act is needed. Membership of unlawful assembly is enough. So you know that 149 Indian Penal Code आपको क्या कहता है कि every member of unlawful assembly is guilty of offence by any member of the common object. तो वो ये बोलता है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी अनलॉफुल असेंबली है और अनलॉफुल असेंबली में बहुत ज्यादा मेंबर्स हैं और उनमें से कोई भी एक मेंबर क्राइम कर देता है, तो उस क्राइम के लिए सारे लोग उतने ही बराबर से भागीदारी होंगे, सबकी बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अगर उन्होंने कॉमन ऑब्जेक्ट के तहत काम किया है तो. So it is a sort of common liability ना. So it says कि a mem you were or who is a member of unlawful assembly, उसकी definition कहती है when you were aware that an assembly has become unlawful assembly and either you join that unlawful assembly or you continue to be the member and you entertain common object, then you become a member of unlawful assembly. So basically वो ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि 10 लोग इकट्ठा हो गए और वो अनलॉफुल असेंबली का पार्ट थे, ये प्रूफ हो गया और सब मेंबर थे, एक ने मिलकर कॉमन ऑब्जेक्ट में सब लोग आए थे, एक मेंबर ने किसी की मर्डर कर दिया, देन एवरीबॉडी विल बी रिस्पांसिबल फॉर मर्डर, भले ही इन्होंने सबने मिलकर मर्डर नहीं किया था. That is what. So that's why court is saying the punishment prescribed under section 149 is in essence vicarious in character and does not mandate that every member of the unlawful assembly has personally committed the offence. So this section we have to remember is very very important for dealing with law and order situations. Now the next judgment. In sexual harassment case, courts should not get swayed by the hyper-technicalities. So basically, court is saying that in sexual harassment cases एक judgment था, ये बहुत पुराना केस था, तो उसमें कोर्ट ने बोला है कि इस केसेस में जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस हैं हमको ब्रॉड देखना चाहिए, छोटी छोटी टेक्निकलिटीज की वजह से केस नहीं फिर इसको खारिज नहीं करना चाहिए. हाँ, एक और इसी उन्होंने इसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एक और ऑब्जर्वेशन दी है कि जब डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग किसी केस में चल रही है तो नॉर्मली कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग में आप तभी करते हो, हम दो ही चीजें चेक करेंगे. व्हेन व्हाट इज द प्रोप्राइटी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कि क्या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस प्लेस में है, क्या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फॉलो हुआ है कि नहीं, और दूसरा only when the inquiry process is outrageous and it defies logic, only then court interfere. Otherwise, normally departmental proceeding में court ज्यादा interference नहीं करते हैं. अगला जजमेंट. एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन हु रिकॉर्डेड डाइन डिक्लेरेशन इज एसेंशियल. इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रिंसिपल्स दिए हैं कि जब डाइन डिक्लेरेशन जो सेक्शन 32 इंडियन एविडेंस एक्ट में रिकॉर्ड की जाती है, वो जिस भी पर्सन ने लिखी थी उसका एग्जामिनेशन जरूरी है, अदरवाइज डाइन डिक्लेरेशन की रेलिवेंस और उसका जो वेट है वो कम हो जाता है कोर्ट की नजरों में. तो इसको हम आगे ध्यान में देखेंगे. अगला जजमेंट है सेक्शन 65 बी ऑफ एविडेंस सर्टिफाइज कैन बी प्रोड्यूस एट एनी स्टेज ऑफ द ट्रायल. ये पहले भी सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि जब 65 बी का जो एविडेंस एक्ट में हम जो सेकेंडरी एविडेंस है इलेक्ट्रॉनिक, उसको एडमिसिबिलिटी के लिए जो हम सर्टिफिकेट बनाते हैं वो किसी भी स्टेज ऑफ ट्रायल पे दिया जा सकता है, भले मान लीजिए वो चार्जशीट में भी छूट गया था तो भी चलेगा. तो इसमें 2008 में जो बेंगलोर ब्लास्ट केस है उसकी केस में जरूरत पड़ी थी, तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसको अलाउ किया है, जबकि कर्नाटक ने उसको मना किया था, कर्नाटक हाई कोर्ट ने. तो सुप्रीम कोर्ट has said that no, you can do that at any stage of the trial. That's a good thing for us. Now the next thing is for circumstances to be proved in cases of murder by poison. जब जब मर्डर बाय पॉइजन के केस में आता है तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक चार चीजें प्रूव करनी होंगी. नंबर वन, ये सुप्रीम कोर्ट ने शरद वर्दीचंद के मसले में ले डाउन किया था 1984 में. नंबर वन, अंडरलाइनिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ एस्टेब्लिशिंग ए क्लियर मोटिव. अगर पॉइजन से डेथ के मसला है देन यू मस्ट एस्टेब्लिश दैट देयर वाज मोटिव टू किल. एंड देन सेकेंडली द कॉज ऑफ डेथ वाज ड्यू टू पॉइजन, की जहर खाने से ही मौत हुई है. थर्डली यू हैव टू प्रूव दैट पोजेशन ऑफ पॉइजन बाय द एक्यूज, की एक्यूज की पोजेशन में जहर था. एंड चौथा, अपॉर्चुनिटी टू एडमिनिस्टर द पॉइजन, द पर्सन हैज अपॉर्चुनिटी. तो ये चार चीजें प्रूव करना मर्डर बाय पॉइजन के केस में एसेंशियल है. नंबर अगला जजमेंट. एग्रीड वुमेन नॉट कवरिंग LGBTQIA persons, Supreme Court refuses plea to make its sexual harassment regulation gender neutral. बेसिकली दिस मैटर पर्टेन टू सुप्रीम कोर्ट ओनली. तो सुप्रीम कोर्ट की जो सेक्सुअल हैरेसमेंट की गाइडलाइंस है, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, उसको लेके किसी ने पिटीशन फाइल की थी कि जो एग्रीड वुमेन है उसकी डेफिनेशन में LGBT कम्युनिटी, क्वीर कम्युनिटी को भी डाल दिया जाए. ऐसा कोर्ट से अनुरोध किया गया था, बट कोर्ट ने फिलहाल इसको मना किया है. एंड कोर्ट मन ने माना कि अभी उस पर कोई रेमेडी नहीं है इफ समथिंग हैपेंस अगेंस्ट दीस पीपल, बट राइट नाउ द पर्पस ऑफ दिस लॉ वुड बी डिफीटेड, द पोस्ट एक्ट. So that's why it has not been permitted that agreed women would be read as LGBTQIA+.
नाउ द अगला जजमेंट है सेक्शन 27 ऑफ एविडेंस एट रिकवरी ऑफ वेपन फ्रॉम एन ओपन प्लेस एक्सेसिबल टू ऑल इज नॉट रिलायबल। सो इसमें पहले भी कई सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट की है कि जब हम बोलते हैं कि अगर एक्यूज्ड कस्टडी में था एंड इफ अ पर्सन वाज एक्यूज्ड पर्सन वाज इन कस्टडी एंड उसकी इंफॉर्मेशन जो भी वो आपको पता है कन्फेशन देते हैं पुलिस ऑफिसर के सामने वो लीगली एडमिसिबल नहीं है बट so much of information which leads to discovery of a fact and if that fact is deposed to in the court of law then उतना information उसका admissible हो जाता है। तो ये 27 में तो इस पे सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट ये है कि अगर मान लीजिए कि ओपन प्लेस है वो एक्सेसिबल टू ऑल है उससे आपने कुछ चीज ले लिया जो सबको ही एक्सेसिबल थी तो वो डिस्कवरी नहीं मान सकते उसको तो 27 एविडेंस एक्ट में वो रेलिवेंस नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था पुलुकुरी कोत्तया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये इंग्रेडिएंट सेटिस्फाई होने चाहिए द फैक्ट इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन कि एक्यूज्ड जो था जो कस्टडी में था उसी की इंफॉर्मेशन से ही वो फैक्ट की डिस्कवरी हुई है ऐसा प्रूव करना पड़ेगा एंड देन फैक्ट मस्ट बी डिपोज्ड एंड देन पर्सन वाज इन पुलिस कस्टडी सो दीज इंग्रेडिएंट मस्ट बी देयर फॉर 27 एविडेंस एक्ट। अगर वो ओपन प्लेस से मिला है व्हिच वाज एक्सेसिबल टू ऑल देन इट वुड नॉट बी admissible in the 27 of evidence act। Then comes the next judgment. Supreme Court explains essentials to prove conspiracy while affirming life sentence. So, criminal conspiracy 120B. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि what are the ingredients? What would you prove to prove the conspiracy? ये पहले जजमेंट था मिथाइल अल्कोहल। ये केस है मिथाइल अल्कोहल के मिक्स किया गया था एक नॉर्मल स्पिरिट में तो मिथाइल इसके लेके कंस्पिरेसी कुछ लोगों ने की थी तो ये केस सुप्रीम कोर्ट के सामने गया तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट है स्टेट वर्सेस नलिनी एंड अदर्स इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया था कि 120 ब्री जो हमारे लिए बहुत रिलेवेंट है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी उसको प्रूव करने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट प्रूव करना होगा। नंबर वन अग्रीमेंट प्रूव करना होगा कि उन लोगों के बीच में अग्रीमेंट था। अग्रीमेंट किस चीज को लेकर के था नंबर वन कि कोई इलीगल काम करेंगे या फिर कोई लीगल काम इलीगल तरीकों से करेंगे इलीगल एक्ट और लीगल एक्ट बाय इलीगल मींस तो ये एग्रीमेंट था नंबर वन ये प्रूव करो। नंबर टू इंटेंशन टू कमिट क्राइम that they had intention to commit crime this much is enough to prove कि उनकी इंटेंशन कुछ क्राइम करने की थी। नंबर थ्री rely on inferred circumstances and conduct of accused no direct evidences। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के केसेस प्रूव करने के लिए अक्सर डायरेक्ट एविडेंसेस नहीं होते तो इस तरह के केसेस के प्रूफ के लिए कोर्ट शुड rely on inferred circumstances and conduct of the accused कि accused का conduct क्या है what we can infer from the circumstances circumstantial evidences so that should be taken into consideration and fourthly the principle is joint responsibility कि अगर एक पर्सन कुछ भी करेगा तो उसके लिए सभी जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल होंगे बिकॉज उनका अग्रीमेंट था और उनका इंटेंशन भी कुछ क्रिमिनल एक्ट करने का था। So this is what it is and Supreme Court has again said wherein pursuant to the agreement the conspirators commit offences individually all of them will be liable for such offences even if some of them have not actually participated in commission of those offences। तो अगर मान लीजिए कि चार लोगों की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी प्रूव हो गई ए बी सी डी और ए अगर कुछ क्राइम अकेला कर देता है जैसे बी सी डी पार्टी नहीं थे लेकिन बी सी डी की भी उस केस के लिए उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ओके so this judgment and this 120B can very much be effectively be used by the police officers that we do. So the next judgment that is relevant is this. Yes, magistrate cannot entertain protest petition against own order taking cognizance। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मैजिस्ट्रेट के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि जो उसका पहला ऑर्डर पास किया है कोग्निजेंस लेने का ऑफेंस है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट पिटीशन ले सके। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ द नेक्स्ट जजमेंट इज एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन मस्ट बी ऑफ स्टर्लिंग क्वालिटी। सुप्रीम कोर्ट डाउट कन्फेशन टू ब्रदर ऑफ डिसीज्ड नॉर्मल। नाउ द नेक्स्ट जजमेंट इज दिस इसको हम बाद में डिटेल में देखेंगे कंडीशंस फॉर ट्रांजिटरी एंटीसिपेटरी बेल। नाउ दिस इज अ लीगल इनोवेशन व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजिटरी एंटीसिपेटरी बेल इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे इसका पूरा जजमेंट हम देखेंगे इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। ट्रांजिट रिमांड का जो कॉन्सेप्ट है तो सुप्रीम कोर्ट ने रूल कर दिया है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस पुलिस व्हेन इंटर स्टेट इन्वेस्टिगेशन अब काफी बढ़ रही है साइबर केसेस को लेकर खासकर इसीलिए पुलिस को लिए ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है पुलिस मस्ट सिक्योर ट्रांजिट रिमांड फॉर अरेस्ट आउटसाइड स्टेट टू सेफगार्ड द राइट्स अंडर आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस पे हम आगे डिटेल में बात करेंगे। नाउ द नेक्स्ट जजमेंट इज High Court's Session Court can grant interim or transit anticipatory bail even when FIR is registered in another state। इसको भी हम आगे उसी जजमेंट में देख लेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसमें क्या है कि मान लीजिए कि एक स्टेट है हरियाणा, उसमें एक एफआईआर रिकॉर्ड हुई है और वो पर्सन नॉर्मली उसका बिजनेस वगैरह यूपी में है, और वो यूपी से यहाँ उस तरीके से यहाँ कोर्ट में अगर वो प्रूव कर देता है तो ये पर्सन के खिलाफ एफआईआर हुई, तो वो यूपी के सेशन कोर्ट से या यूपी के हाई कोर्ट से क्या वो ऐसा एंटीसिपेटरी बिल लेकर के आ सकता है, और एटलीस्ट ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बिल लेकर के आ सकता है? हाँ, आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है। अगर ये पर्सन कोर्ट को ये भरोसा दिलाए कि मैं हरियाणा में जाके अपनी बेल एप्लीकेशन अभी फाइल नहीं कर सकता, या फिर मुझे डर है कि मेरे साथ वहां पर कुछ हो जाएगा एंड सो ऑन, तो यूपी कोर्ट से भी उसको इंटरिम एंटीसिपेटरी बिल मिल सकती है, लेकिन फाइनली फिर उसको एंटीसिपेटरी बिल के लिए वो अपने जिसमें एफआईआर हुई है वहां जाके याचिका दायर कर सकता है। बट इट इज पॉसिबल फॉर सेशन कोर्ट एंड हाई कोर्ट to do that. So accused apprehending arrest makes out a case for grant of anticipatory bail. The fact that FIR has been registered with the territorial jurisdiction of the High Court or Court of Session as the case may be, at the least consider the case of accused of grant of transit anticipatory bail, which is interim protection on limited duration, and competent session court of the High Court तक वो पहुंचेगा बाद में. So this is what the judgment is saying. So the next जजमेंट इज दिस पर्सन गिल्टी ऑफ मर्डर इवन व्हेन ही मिस्टेकनली किल्स अनदर पर्सन। तो इसको तो लेकर पुलिस आईपीसी में एक इलिस्ट्रेशन भी है कि मान लीजिए एक की ये एस्टेब्लिश हो जाता है कि ए बी को मारना चाहता था और ए ने बी के ऊपर फायर किया, तो लेकिन उस चक्कर में सी मर गया, तो क्या ए वुड बी गिल्टी ऑफ मर्डर ऑफ सी? यस, बिकॉज उसकी इंटेंशन भी थी मारने की और उसने उस पर एक्ट अपॉन भी किया, अब मिस्टेकनली सी मिल गया तो वो ए जो है सी के मर्डर का भी रिस्पॉन्सिबल होगा। दिस इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मेलिस। So doctrine of transfer of malice or transmigration of motive, say A would be guilty of murder of C. Now the next judgment, title of immovable property cannot be transferred through agreement to sell. Okay, civil matter. Now the next judgment, ED cannot invoke PMLA using 120B IPC when criminal conspiracy isn't linked to a scheduled offense. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो आप देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में शेड्यूल्ड ऑफेंसेस लिस्टेड है और उसमें कुछ आईपीसी के सेक्शंस भी हैं जैसे 120बी। तो अगर पीएमएलए में ईडी ने एक ये केस किया कि 120बी तो ऑफेंस था ही जो शेड्यूल में भी लिस्टेड है, और क्योंकि सिर्फ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थी और मनी इन्वॉल्व था इसलिए पीएमएलए का केस हो जाएगा, बट सुप्रीम कोर्ट सेड but that criminal conspiracy must distinctly relate to scheduled offense. Only then you can invoke PMLA. 120B of the Indian Penal Code will be deemed to be scheduled offense under the PMLA only if alleged conspiracy is directed toward committing an offense specifically included in schedule of PMLA. Okay, so that's what Supreme Court has ruled. Now the another thing, person accused of PMLA offense need not be an accused of scheduled offense. This is very very important. This goes for India's commitment of the FATF also, that today in India money laundering is a standalone offense. सो अर्लियर ऐसा होता था कि एक पर्सन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस तभी चलाया जा सकता था जब वो शेड्यूल्ड ऑफेंस में भी एक्यूज हो, लेकिन अब ऐसा जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए कि एक पर्सन है जिसने कोई शेड्यूल्ड ऑफेंस किया, उससे कुछ प्रोसीड ऑफ क्राइम जनरेट हुए और उसके वो मनी लॉन्ड्रिंग भी कर रहा है, उसको हाइड कर रहा है और हाइड करने के लिए उसने बी का यूज किया, देन बी वुड बी गिल्टी ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, जबकि बी शेड्यूल्ड ऑफेंस नहीं किया बी ने, लेकिन बी उस शेड्यूल्ड ऑफेंस से जनरेट हुए प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की मनी लॉन्ड्रिंग में मदद कर रहा है, जिसकी डेफिनेशन सेक्शन 3 में दी गई है कि पोजेशन ट्रांसफर, उसको किसी भी तरीके से कन्वर्ज करना, ये सब के सब जो है मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन में आता है। So the judgment clarified that a person unconnected to scheduled offense but knowingly assisting in the concealment of the POC proceed of crime can be guilty of committing offense of section 3, जो हमने इस एग्जांपल से देखा। If a document that is required to be stamped is not sufficiently stamped, okay. Principles of admissibility of secondary evidences. This is the next judgment. इसको हम डिटेल में देख लेंगे कि secondary evidence को admissibility के लिए हमारे पास सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिशा निर्देश दिए हैं। Now the next judgment, ये अभी जजमेंट नहीं आई है, इस पे एक डिस्कशन चल रहा है, so we won't discuss it अभी। इसमें टीवीएफ की एक वेब सीरीज आई है कॉलेज रोमांस, so दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर हैज अपहेल्ड, एक एफआईआर हुई है उसमें सेक्शन 67 और 67A इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वल्गर एंड ऑब्ससीन कंटेंट के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट इज एग्जामिनिंग कि उस वाली सीरीज में प्रोफेन लैंग्वेज का यूज हुआ है, सो वेदर प्रोफेन लैंग्वेज कैन बी ट्रीटेड एज ऑब्ससीन एंड सेक्सुअली एक्सप्लिसिट 467 67A ऑफ आईटी एक्ट। तो इस पे अभी जजमेंट आना बाकी है, बट कोर्ट ने इसको अपने संज्ञान में ले लिया है। अगला जजमेंट ये है कि मैन फेसिंग चार्जेस अंडर एनडीपीएस
ऑन बेल ऑन द कंडीशन दैट ही शेयर हिज लोकेशन थ्रू हिज मोबाइल फोन। अभी इसमें एक केस हुआ है, एक कोर्ट ने क्या किया है, सपोज ए एनडीपीएस नारकोटिक्स ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट में बेल देने के लिए उन्होंने ये कहा कि ए अपनी लाइव लोकेशन जो है पुलिस के साथ साझा करके रखेगा ताकि पुलिस ये देख सके कि वो कहाँ जा रहा है। तो ये कह के बेल तो दे दिया, बट सुप्रीम कोर्ट में ही ये इस बात पे चर्चा चल रही है कि क्या इस तरह की कंडीशन राइट टू प्रिवेसी को अफेक्ट करेगा। तो इस पे अभी जजमेंट नहीं आया है, बट दैट इज अंडर एक्टिव कंसिडरेशन। So I like this line. Honorable CJI had said, "Don't we want this to be a Tariq pe Tariq court?" CJI urges lawyers to not seek unnecessary adjournments. So we know this was a very famous judgment. So Honorable Supreme Court had refused to grant legal recognition for queer marriages in India, saying that it was a matter for legislature to decide. Now this is also under consideration of court, so we should know just this thing. सुप्रीम कोर्ट में एक मसला क्या है कि मान लीजिए कि कोई ट्रांसजेंडर है और उसने अपनी सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी करा ली है, तो क्या उनको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के लिए विक्टिम की कैटेगरी में डाला जा सकता है? तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने केस लिस्टिंग के लिए 2025 में डाला है। एंड देन we'll go to another judgment of the court। ये बाकी सारे जो मैंने हाईलाइट नहीं किया है वो सिविल मैटर्स है, या फिर वो मैटर्स हैं जो हमारे पुलिसिंग के काम के लिए रेलेवेंट नहीं है। सो हम स्ट्रिक्टली वो जजमेंट देख रहे हैं, या फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स है जिसका अभी हमारे काम पर बेयरिंग नहीं है। सो हम नवंबर 2023 की वो सारी जजमेंट्स देख रहे हैं जो क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड है और जिसके पुलिस के काम पर इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है। नाउ दिस नेक्स्ट थिंग इज, हाँ, अभी इसमें सुप्रीम कोर्ट में एक्टिव कंसिडरेशन चल रहा है कि अभी जैसे मान लीजिए कि जर्नलिस्ट हैं या फिर कोई भी है, हमें एविडेंस चाहिए होता है तो हम उनके मोबाइल फोन्स वगैरह सीज करने की पावर पुलिस के पास है और पुलिस करती भी है। तो कुछ जर्नलिस्ट और उनके बिहाफ पे एक पीआईएल दाखिल हुई है कि मोबाइल फोन सीजर वगैरह के लिए एक गाइडलाइंस होनी चाहिए, और इस तरह से अगर जर्नलिस्ट वगैरह का चला जाता है तो उनका डेटा भी होता है, तो उसे प्रिवेसी एंड सो ऑन। तो कई लोगों ने उस आर्ग्यूमेंट को लेके कोर्ट में याचिका दाखिल की है, तो उस पर भी जजमेंट नहीं आया है, बट दैट मैटर इज अंडर कंसिडरेशन ऑफ द कोर्ट। ये जजमेंट बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विजय मदन लाल चौधरी रूलिंग। इस रूलिंग में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट upheld द पावर्स ऑफ द एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट एंड द पीएमएलए। तो ये बहुत क्रिटिकल जजमेंट है, जजमेंट पे कभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये इस मंथ का जजमेंट नहीं है। तो लेकिन अभी इसको भी चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में कि रिव्यू कीजिए जजमेंट को, तो इसको भी रिव्यू किया जाएगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट is working on that. Supreme Court rejects defense of intoxication in murder case, says accused walking properly। ये तो बहुत सिंपल केस था। इस पे एक इंटॉक्सिकेशन की स्थिति में किसी ने मर्डर किया, एंड somebody said कि he was intoxicated, he was not in his senses। सुप्रीम कोर्ट सेंस कि उसने वीडियो देखी कि वो कुछ स्टेप वॉक किया उसने प्रॉपरली और फिर वापस पीछे मुड़ के शूट किया, तो इससे पता चलता है कि वो अपने पूरे होश में था, अलर्ट मेंटल स्टेट में था, इसलिए उसको मर्डर बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। Now, Supreme Court suggested extending farmers burning their stubble. Okay, that is different, not for us. Yes, this judgment is very important for us। ये एक रूपाली देवी का जजमेंट आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि मान लीजिए कि आप सपोज आप स्टेट ए में हैं, आप हस्बैंड वाइफ हैं और उसमें वाइफ के साथ क्रूअल्टी हो रही थी, तो वाइफ अपने फादर के घर पर चली गई और अपने मदर के घर पे चली गई जो स्टेट बी में है। ओके, तो एक पर्सन ने 173 सीआरपीसी जो जुरिस्डिक्शन को लेकर है कि एफआईआर कहाँ दर्ज हो सकती है, तो उसको लेकर एक केस किया कि नहीं, वो बी स्टेट में जाकर वाइफ केस नहीं कर सकती है। तो इसमें एक रूपाली देवी का जजमेंट आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि भाई क्योंकि क्रूअल्टी का मसला है, इसमें बी का जो मेंटल टॉर्चर हो रहा है, सॉरी, जो वाइफ का मेंटल टॉर्चर हो रहा है वो तो कंटिन्यूअस है, और वो मेंटल टॉर्चर लेके अपने घर चली गई जो बी स्टेट में है।
इसका मतलब जो क्रूअल्टी का जो ऑफेंस हो रहा है इट इज अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस। तो ऑफेंस बी स्टेट में भी कंटिन्यू हो गया बिकॉज वहां पर भी मेंटल टॉर्चर चल ही रहा है। तो इसलिए वो बी स्टेट में भी जाकर, जो कि उसके पेरेंट्स का घर है, जो कि उसका इन लॉज घर जो कि ए स्टेट में है, वो बी में भी जाकर अपने इन लॉज के अगेंस्ट केस दर्ज कर सकती है। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। तो रूपाली देवी का जजमेंट था, कोर्ट ने फिर से इसी बात को बोला है। सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली हेल्ड द प्लेस वेयर द वाइफ, वन सेकेंड, yes, the court recently held that the place where the wife lives and seeks shelter after leaving her husband home due to cruelty will have jurisdiction to entertain complaint under 498A depending on factual situation. So that is possible. Yes, it is also very important. Just because co-accused has got bail, it doesn't give the right on the another co-accused to get bail. Can't take bail merely because co-accused got bail. To apply parity, individual role of accused must be seen. मान लीजिए ए और बी दोनों को एक्यूज है किसी क्राइम में, बी को बेल मिल गई, तो ए को ये राइट नहीं है कि क्योंकि बी को बेल मिल गई तो मुझे भी बेल मिलनी ही चाहिए। ए का रोल सुप्रीम आई मीन जो कोर्ट है कंसर्न, वो ए का रोल अलग से असेस करेगा कि उसका कितना रोल है क्राइम में, ओनली ऑन दैट बेसिस। मतलब ए का केस फ्रेशली डील होगा। Just because he's co-accused or co-accused को bail मिल गया, it doesn't give that person any right to claim the bail. So these were all the judgment। अब तीन जो जजमेंट हमें जो थोड़ा डिटेल में देखनी है, उसको हम फटाफट से देख लेते हैं। पहला जजमेंट ये है, एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट हु रिकॉर्डेड डाइंग डिक्लेरेशन। तो डाइंग डिक्लेरेशन की एडमिसिबिलिटी, डाइंग डिक्लेरेशन हम सब जानते हैं सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है। सब्सटेंटिव होने का मतलब सोलिली इसके बेस पर भी जो है कोर्ट सजा सुना सकता है। अब ये सेक्शन 32 में डील होता है, वी नो। अब इसके कुछ एग्जॉस्टिव प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किए हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन के लिए व्हाट वी ऑल नीड टू कंसीडर। नंबर वन, circumstances disclosed in dying declaration must have a proximate relation to the actual occurrence। तो जो भी डाइंग डिक्लेरेशन में circumstances जो विक्टिम बता रहा है, तो वो circumstances का कुछ रिलेशन होना चाहिए, proximate relation होना चाहिए टू एक्चुअल occurrence। मतलब वो रिमोट नहीं होने चाहिए, उनका कुछ कनेक्शन होना चाहिए, ऑब्वियस। सेकेंडली, it should inspire confidence। to inspire confidence it can form the basis of conviction even without corroborative evidence। we know it's a substantive piece of evidence, इसको corroboration की जरूरत नहीं है। अगर ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस इंस्पायर करता है कोर्ट का, तो डाइंग डिक्लेरेशन के लिए आपको कोरोबोरेशन की भी जरूरत नहीं है, यू कैन गिव द जजमेंट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट। नंबर थ्री, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट द डिसीज शुड बी इन फिट स्टेट ऑफ माइंड फॉर डाइंग डिक्लेरेशन। मान लीजिए कि कोई पर्सन मरने की हालत में है, तो पहले उसको डॉक्टर सर्टिफाई करे या फिर कोई विटनेस आके ये बोले कि वो फिट मेंटल स्टेट में थे जब वो डाइंग डिक्लेरेशन दे रहे थे, तभी तो कोर्ट वुड अग्री कि वो अपने पूरे होश में थे जब उन्होंने डाइंग डिक्लेरेशन दी। तो दैट इज अनदर प्रिंसिपल। फोर्थ, if there were witness who were present during statement to prove that the deceased was indeed in a state of mind, fit state of mind, it would prevail over medical evidence। मान लीजिए कि मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बना कि कोई फिट स्टेट ऑफ माइंड में है, या फिर मेडिकल एविडेंस ये भी बोल रहा है कि शायद वो उतने फिट स्टेट ऑफ माइंड में नहीं थे, लेकिन कोई विटनेस है जिसने डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड की हो या फिर वो उस वक्त मौजूद हो, और वो विटनेस ही टेस्टिफाई करते हैं कि नहीं, आई कैन टेस्टिफाई द पर्सन वाज इन वेरी मच फिट स्टेट ऑफ माइंड, देन द विटनेस का जो स्टेटमेंट है दैट वुड प्रिवेल ओवर द मेडिकल ओपिनियन। Now the third, next is absence of a doctor certificate regarding fit state of mind would not make the dying declaration inadmissible। किसी भी डाइंग डिक्लेरेशन को सिर्फ ये कह के इनएडमिसिबल नहीं कहा जाएगा कि डॉक्टर का सर्टिफिकेट फिट स्टेट को लेके मिसिंग है। इन केस ऑफ मल्टीपल डाइंग डिक्लेरेशन रिलायबिलिटी एंड नॉट प्लूरलिटी डिटरमाइन द एविडेंशियरी वैल्यू। अगर मल्टीपल डाइंग डिक्लेरेशन हैं तो कौन कितनी भरोसेमंद है इसको लेकर कोर्ट देखेगा। द प्रेजेंस ऑफ ए मैजिस्ट्रेट इज नॉट कंपलसरी बट ओनली अ रूल ऑफ प्रूडेंस। अगर कोई ये बोले कोर्ट की क्योंकि मैजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव या जुडिशियल वहां पर नहीं थे जहां डीडी यानी डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड हो रही थी, तो डाइंग डिक्लेरेशन एडमिसिबल नहीं होगी। नो, दिस इज रॉन्ग। मैजिस्ट्रेट होना अच्छी बात है, उससे उसकी वेटेज बढ़ेगी, उससे उसकी रिलायबिलिटी बढ़ेगी, बट इट इज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस, इट इज नॉट अ कंपलसरी रूल। डाइंग डिक्लेरेशन नॉट टू बी डिस्कार्डेड ओनली ड्यू टू ब्रीविटी। कोई कोर्ट ये कहे कि डाइंग डिक्लेरेशन बहुत छोटा है इसलिए एडमिसिबल नहीं हो रहा, नो। ब्रीविटी होने से तो मतलब कोर्ट ने बोला कि इससे बिल्कुल पता चल रहा है कि वो मरने की हालत में था और बिल्कुल सच बोल रहा था। एग्जामिनेशन ऑफ द पर्सन हु रिड्यूस डाइंग डिक्लेरेशन इज एसेंशियल। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि डाइंग डिक्लेरेशन किसी भी इंसान ने रिकॉर्ड की हो, पुलिस हो सकता है, मैजिस्ट्रेट हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, एनीबॉडी, बट उसका उसको टेस्टिमा उसका एग्जामिनेशन होना कोर्ट में बहुत जरूरी है। Where the original recorded by Digby is lost or unavailable, prosecution is entitled to prove secondary evidence। This is very important। अगर मान लीजिए कि ओरिजिनल डाइंग डिक्लेरेशन गुम गई, खो गई या फिर अनअवेलेबल है,
तो उसका जो सेकेंडरी एविडेंस है, जो सेकेंडरी एविडेंस के एडमिसिबिलिटी के रूल है जो हम आगे देखेंगे, उसके तहत आप सेकेंडरी पीस ऑफ एविडेंस भी डाइन डिक्लेरेशन के लिए दे सकते हो। ए डाइन डिक्लेरेशन मस्ट बी फ्री फ्रॉम ट्यूटरिंग, प्रॉम्प्टिंग और इमेजिनेशन। सुप्रीम जो कोर्ट है वो डाइन डिक्लेरेशन को एग्जामिन करते वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो ये देखते हैं कि कैन इज इट ट्यूटर्ड, इज इट प्रॉम्प्टेड और इज इट अ मैटर ऑफ इमेजिनेशन, या फिर वो सच बोला है। तो ये प्रिंसिपल हम जानते हैं। इसका मतलब ये होता है द पर्सन विल नॉट मीट द मेकर विद अ लाई इन द माउथ। तो इसको बोलते हैं कि जो मरने वाला इंसान है वो सच ही बोलता है, वो झूठ को लेकर अपने बनाने वाले से, अपने ईश्वर से नहीं मिलेगा। तो इसको प्रिंसिपल को मानते हुए डाइन डिक्लेरेशन एडमिसिबल होती है। तो इसी लिए इसको प्रिंसिपल इसमें ले डाउन किए गए हैं। हाँ, तो अब देखिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। It says that it is not broad as analogous use in circumstantial evidence, which includes evidence of all relevant fact. It is on the other hand narrower than the res geste. तो एक तरफ हमारा है रेस जेस्टे। रेस जेस्टे आपको पता है सेक्शन 6 इंडियन एविडेंस एक्ट, ट्रांजैक्शन, सिमिलर ट्रांजैक्शन, सीरीज ऑफ सिमिलर ट्रांजैक्शन। तो एक ही ट्रांजैक्शन में अगर कुछ काम हुआ, अगर मान लीजिए स्पॉन्टेनियस या कंटेम्पोरेनियस कुछ काम हुआ, ये दो शब्द होते हैं, तो बिल्कुल तुरंत, जैसे मान लीजिए कि ए ने बी को मारा और बी ने उसको मारने के बाद तुरंत उसकी चीख निकली या फिर उसने किसी को बताया, तो दैट इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, दैट इज नॉट प्रीमेडिटेटेड, दैट इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ इमेजिनेशन। तो वो रेस जेस्टे होता है। तो रेस जेस्टे के लिए वो स्ट्रिक्ट रूल अप्लाई होता है कि बिल्कुल स्पॉन्टेनियस हो, बिल्कुल कंटेम्पोरेनियस हो, बिल्कुल भी इतना टाइम नहीं था कि बी कुछ भी कॉन्कोक्शन कर पाता, तो दैट इज रेस जेस्टे। तो रेस जेस्टे के लिए बहुत स्ट्रिक्ट है। और दूसरे एंड पे आता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, जिसका रिमोटली भी कोई कनेक्शन है उस सर्कमस्टेंस से, क्राइम से, तो वो एडमिसिबल और वो रिलेवेंट हो जाता है। बीच में कहीं पर पड़ता है डाइन डिक्लेरेशन, जो ना तो इतना स्ट्रिक्ट है रेस जेस्टे जैसा, ना ही उतना एक्सपेंडेड है जितना कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। तो दैट इज व्हाट डाइन डिक्लेरेशन के बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा। फिट स्टेट ऑफ माइंड होना इज असेंशियल प्री रिक्विजिट फॉर एडमिसिबिलिटी ऑफ डाइन डिक्लेरेशन। बट उसके लिए हमने देखा डॉक्टर का सर्टिफिकेट होना जरूरी नहीं है, विटनेस भी चलेगा। ओके, दिस इज ऑल अबाउट डाइन डिक्लेरेशन। तो दूसरा जजमेंट हमको डिटेल में देखना था, वो ये है कंडीशंस फॉर ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल इन एफआईआर रजिस्टर्ड इन अदर स्टेट। तो अगर हमने देखा कि अगर एफआईआर हमने अभी अभी देखा अगर ए स्टेट में रजिस्टर हुई, तो क्या बी स्टेट में अगर वो पर्सन रह रहा है, तो क्या बी स्टेट के सेशन है हाई कोर्ट से एंटीसिपेटरी ट्रांजिट बेल ले सकता है कि मुझे डर है कि इंटर स्टेट अरेस्ट मेरा होने वाला है, और इंटर स्टेट अरेस्ट होगा तो आपको पता है पुलिस को बी स्टेट से लेके ए स्टेट तक एक्यूज को लेके जाना पड़ेगा, तो उसके लिए ट्रांजिट ट्रांजिट रिमांड लगेगी। तो वो पहले ही क्या ट्रांजिट बेल ले सकता है, ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल बी स्टेट में ले सकता है। लेकिन उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। क्या प्रिंसिपल्स हैं? कोर्ट को जो फुलफिल करनी है कंडीशन, कोर्ट विल गिव नोटिस टू इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एंड पीपी। तो जो बी स्टेट है, इसके जो बी स्टेट का जो जज है वो नोटिस देगा पीपी को और वहां के पुलिस को, ए स्टेट का जो है जिसने एफआईआर रजिस्टर की है, कि मैं ऐसी बेल दे रहा हूँ। जज वुड पास अ रीजन एंड स्पीकिंग ऑर्डर, सारे सर्कमस्टेंस लिखेंगे, ग्राउंड टू बी प्लीडेड। तो ग्राउंड क्या हो सकते हैं? एप्लीकेंट सीकिंग एंटीसिपेटरी बेल मस्ट कन्विंस द कोर्ट or that they are enabled to seek relief from the court which there is a territorial jurisdiction, and the person has threat to life, violation of personal liberty, arbitrary action, medical status और disability। तो इनमें से कोई ग्राउंड हो सकता है जिसमें पर्सन बोल सकता है कि मैं ए स्टेट में जाकर एंटीसिपेटरी बेल नहीं ले सकता, इसलिए आप मुझे बी स्टेट में जहां मैं रह रहा हूँ वहीं पर मुझे एंटीसिपेटरी बेल दे दीजिए, तो दैट वुड बी परमिसिबल। बट इट इज विल बी गिवन ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। बट कोर्ट ने कंडीशन लगाई है दैट देयर मस्ट बी सम टेरिटोरियल नेक्सस इन एक्यूज एंड द कोर्ट। कोर्ट ने माना कि सीआरपीसी में टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मान लीजिए कि ए स्टेट में, यानी कि मान लीजिए कि अगर ये हमारा कंट्री है, तो अगर मान लीजिए कि ये हमारा कंट्री है और मान लीजिए कि इस यहाँ पर क्राइम में एफआईआर रजिस्टर हो गई है मिस्टर ए के अगेंस्ट, अगर वो पर्सन चाहे कि मैं यहाँ की कोर्ट में अपना एंटीसिपेटरी ट्रांजिट बेल ले लूं, सो इज इट पॉसिबल? कोर्ट इज सेइंग इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन देयर इज सम टेरिटोरियल निक्सेस। या तो वो पर्सन ये प्रूव करे कि मैं इस स्टेट में बेल इसलिए मांग रहा हूँ कि मैं इस स्टेट में रहता हूँ, आई डू वर्क हियर, आई डू ऑक्यूपेशन, आई डू वर्क और आई डू अ प्रोफेशन और इट्स माई प्लेस ऑफ रेजिडेंस। तो कोई कनेक्शन तो हो, नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि वो प्रोसेस सॉल्व करने के लिए किसी भी कोर्ट में फिर ऐसा बिल लगा देगा। सो दैट इज नॉट पॉसिबल, यू मस्ट प्रूव दैट देयर इज सम टेरिटोरियल नेक्सस। सो दैट्स ऑल अबाउट एंटीसिपेटरी बेल, ट्रांजिट बेल। नाउ द नेसेसरी थिंग इज ट्रांजिट रिमांड, कि अगर अब इंटरस्टेट अरेस्ट होगा, अगर यहाँ की पुलिस, अगर मान लीजिए कि ये जो दिल्ली पुलिस है या फिर हरियाणा की पुलिस है, ये अगर मान लीजिए कि केरल में जाएगी या आंध्र प्रदेश में जाएगी कुछ अरेस्ट करने के लिए, तो उनको बहुत दूर है, जबकि जो आर्टिकल 22 है या फिर मान लीजिए कि सीआरपीसी में जो प्रावधान है वो नियरेस्ट
शब्द है नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को आप 24 घंटे के अंदर पेश कीजिए। ठीक है। तो उसमें क्या होगा, बहुत टाइम लगेगा आने जाने के लिए, और क्योंकि आपने इंटरस्टेट अरेस्ट किया है तो इसलिए जरूरी है कि पहले आप आगे नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाके उससे ट्रांजिट रिमांड ले लीजिए, कि क्योंकि आपको उसको शिफ्ट करना है एक राज्य से दूसरे राज्य में, तो जो ट्रांजिट है उसके लिए पुलिस की कस्टडी चाहिए होगी, इसलिए आप पुलिस ट्रांजिट रिमांड ले लीजिए। सो दैट इज द रिक्वायरमेंट, so that is very important for police officials. So that is what honorable supreme court has said. Court observed that the police is obligated to secure a transit remand for the accused for taking him to the place where he is arrested, to the place where the crime is registered, for production before competent magistrate in terms of article 22. So हमें transit remand लेनी होगी। ट्रांजिट रिमांड इज रिक्वायर्ड फॉर आर्टिकल 22। इसमें क्या कहा कोर्ट ने, रिमांड ऑफ द एक्यूज फॉर टेकिंग हिम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर in their own custody, usually for the purpose of producing before the concerned magistrate who has the jurisdiction to try or commit the case. Immediately upon effecting the arrest of the accused outside the jurisdiction where the offence is registered, police is obligated to secure a transit remand. Police is obligated to secure a transit remand of the accused for taking him from the place where he is arrested to the place where the crime is registered for production before the competent magistrate in terms of article 22। तो हम समझ गए कि अगर मान लीजिए उनको हरियाणा पुलिस ने केरल पुलिस से किसी को जाकर अरेस्ट किया, तो पहले केरल के नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास जाइए, वहां से ट्रांजिट रिमांड लीजिए और फिर उसको हरियाणा ले जाकर जो कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट है उसके सामने पेश कर दीजिए। सो दैट्स द प्रोसीजर दैट द वी हैव टू अडॉप्ट इन केस ऑफ इंटरस्टेट अरेस्ट। Principles. Now, the last judgment that we need to discuss is what are the principles for admissibility of secondary evidence. Court has reiterated कि secondary evidence कब लागू होगा। पहली बात, law requires the rule of best evidence, कहता है कि best evidence ही कोर्ट में दिया जाएगा, and obviously primary evidence is the best evidence। ये documentary evidence के सिलसिले में यूज होता है, primary and secondary evidence। Section 63 says secondary evidence दिया जा सकता है, admissible है, only when the primary is absent। So long as the best evidence is within the possession of the person, no inferior proof can be given। तो अब मान लीजिए कि एक्सेप्शनल केस में ही सेकेंडरी एविडेंस दिया जाता है, व्हेन यू आर अनेबल टू प्रोड्यूस ओरिजिनल थ्रू नो फॉल्ट ऑफ दैट पार्टी, तो पहले उस पार्टी को प्रूव करना पड़ेगा कि मैं प्राइमरी एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर सकता। कोर्ट मस्ट लुक इनटू दिस। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज सफिशिएंटली एंड प्रॉपर्ली एक्सप्लेन्ड। देयर मस्ट बी फाउंडेशनल एविडेंस दैट द एलिस्ट कॉपी इज ट्रू कॉपी ऑफ द ओरिजिनल। फिर आप सेकेंडरी एविडेंस लाने के बाद आपको पता है प्रूव करना होता है कि दिस इज द ट्रू कॉपी ऑफ द ओरिजिनल, उसको भी प्रूव करना होगा। नॉन प्रोडक्शन ऑफ द ओरिजिनल कॉपी मस्ट बी काउंटेड। सो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा। So that's all, friends. So thank you so much. This is all about November 2023 का जितने भी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है। So as a police officers, we are supposed to know two things. One, what is Honorable Supreme Court is saying, and what is our concerned High Court is saying. So right now, let's say I'm in Assam, so I must look into Guwahati High Court's judgment. So गुवाहाटी हाई कोर्ट का जजमेंट देखना होगा, सुप्रीम कोर्ट का देखना होगा। सो दिस इज सिंस इट इज रेलिवेंट फॉर ऑल पुलिस ऑफिशियल्स अक्रॉस द कंट्री, right from constables to senior officials and investigative officers. So that's why I made a video about it. So hope this would be helpful, and we would try that somehow in 15 days or 30 days, as this is 30-day video, entire November 2023 is covered. But we may also, if the judgments are huge, then we may also do it bi-monthly, or let's say we may do it every 15 days, fortnight. So that's what is the plan. So the plan is this, that in sort of very small time we can cover a large part of what we are supposed to know. So so that's the plan. So hope this video would be useful. So it would be very much useful, so that our investigations, not only investigation that we do is proper, but we can make our case proper for the before the honorable court. And if we do the things as per the latest judgment, and also if we do the things from the perspective of the Evidence Act and put it in the right way before the court, then of course our conviction rates would also improve. So that's the purpose, that's the mission, to when once we book the case, to improve the conviction rates, and also to quote the latest judgments also in our cases, be it case diaries, be it charge sheets. So we can definitely make use of these things, and many provisions which the Honorable Supreme Court keeps on giving are to our advantage also. So we must take those things into account and be doing the things as per the latest position of the law. So now new laws would come of these criminal matters. So we will look into that also. So right now that's all about from my side. So thank you so much for your attention. So please let me know the feedback about it. So that we would call as law. It would be a sort of law bulletin for police. So we would try to keep it forward.
So thank you so much, and have a great time, and keep taking the nation forward. Thank you so much. Bye bye. Jai Hind.